गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी में कुछ चैप्टर्स पढ़े जो व्याकरण से थे, और कुछ चैप्टर हमने पढ़े जो हमारे हिंदी के लिटरेचर से। तो चूँकि हिंदी का लिटरेचर हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए आज हम लिटरेचर से एक पार्ट लेकर के चलते हैं, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब समझते हैं, कोई लेखक है, उसने एक यात्रा की है और उस यात्रा के अनुभवों को वो हमारे साथ साझा कर रहा है। ही इज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज एक्सप्लोरेशन। ओके, वो एक यात्रा पर गया और यात्रा में उसके साथ जो भी चीज़ें घटित हुई, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। और उस लेखक का नाम है डेनियल डेफा। और डेनियल डेफा ने बताया कि मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। सुदूर समुद्री यात्रा अभियान में रोज संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अथाह समुद्र की लहरों पर खतरे से जूझते हुए यात्रा करना नाविकों को अच्छा लगता है। डेनियल डेफा द्वारा रचित काल्पनिक पात्र, एक लेखक ने एक इमेजिनरी कैरेक्टर रखा हुआ है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जो समुद्र निरंतर अपनी ओर आकर्षित करता था। उसको समुद्र के प्रति बहुत लगाव था और वो समुद्र के प्रति अट्रैक्ट होता था। यही कारण है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उनका रोमांच मन में भय की बजाय विस्मय करता था। जब समुद्र में उसको डर लगता था तो उसको डर नहीं लगता था, बल्कि उसको आश्चर्य होता था। तो आइए डेनियल डेफा जी के द्वारा लिखा हुआ यह यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं। इसमें वो कहते हैं कि मेरा जन्म सन 1622 मीन 1622 में यार्क नगर में हुआ था। जब मैं पहली समुद्री यात्रा पर गया तो भारी तूफान पे फंस गया। जब लेखक अपनी पहली समुद्री यात्रा पर जाता है तो वह फंस जाता है, लहरों में, तूफान में फंस जाता है और वह बुरी तरह डर गया था। किसी तरह एक नाव में बैठकर काफ़ी कठिनाइयों के बाद लेखक किनारे पर पहुंचता है और वहां से लंदन पहुंचता है। और लेखक की मुलाकात एक जहाज़ के मालिक से हुई और वह जहाज़ गुयाना जा रहा था। उसने, जो जहाज़ का मालिक था, उसने लेखक को अपने साथ चलने के लिए कहा और लेखक उसके साथ चल दिए। इस यात्रा के लिए लेखक ने कुछ सामान खरीदा ताकि उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा सके। मतलब वो गुयाना जाएगा और जो सामान लंदन से वह खरीद के ले जाएगा उसको गुयाना में बेचेगा और उसके बदले में उसको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। गुयाना की यात्रा से लौटने के बाद, जब गुयाना की यात्रा से लेखक लौटा तो वो जो जहाज़ था, उस जहाज़ के कैप्टन की मृत्यु हो गई। जहाज़ फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ, लेकिन समुद्री डाकुओं ने इन लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें लेखक भी शामिल थे। उसी जहाज़ पर डाकुओं ने हमला बोल दिया और लेखक ने और उनकी टीम ने डाकुओं का पूरी हिम्मत से सामना किया, परंतु वे संख्या में अधिक थे और लेखक के कई साथी मारे गए। और अंत में लेखक सहित बाकी जो अन्य लोग थे सभी कैदी बना लिए गए और लेखक को डाकुओं के सरदार ने अपना दास बना लिया। दास क्या होता है? डू यू नो दास? हमने बताया था ना कि दास क्या होता है। दास का मतलब होता है सेवक या नौकर। तो डाकुओं के सरदार ने लेखक को अपना नौकर बना लिया। कभी कभी मुझे मालिक के लिए मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाना पड़ता था। वो जो डाकुओं का सरदार था, वह लेखक को कभी कभी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भेजता था। इस काम के लिए हमारे पास एक अच्छी नाव थी। लेखक के पास एक अच्छी नाव थी, मतलब उन डाकुओं के पास अच्छी नाव थी। इस काम के लिए हमारे पास एक अच्छी नाव थी। एक दिन लेखक मछलियाँ पकड़ने के बहाने समुद्र में दूर निकल गया। रास्ते में बिना कहीं रुके वह कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करता रहा। कुछ दिनों बाद लेखक को एक जहाज़ मिला, मतलब लेखक जो है डाकुओं के चंगुल से भाग आया और उसको एक जहाज़ मिला। जहाज़ जो था वह ब्राज़ील जा रहा था। उसके कप्तान ने मुझे अपने जहाज़ में यात्रा करने की अनुमति दे दी। वह जो जहाज़ था, उसके कैप्टन ने लेखक को अपने साथ ले जाने की परमिशन दे दी। 22 दिनों बाद ये लोग ब्राज़ील पहुंच गए। लेखक ब्राज़ील में 4 वर्ष रहा। लेखक वहाँ खेती बाड़ी का काम आरंभ कर दिया था, परंतु समुद्र जैसे मुझे बार बार बुलाता था। 4 साल रहा, खेती बाड़ी शुरू की, लेकिन उसको समुद्र ने
ऐसा लगा जैसे समुद्र फिर से उसे बुला रहा है। मैंने एक बार फिर गुयाना की यात्रा पर जाने का फैसला किया। लेखक फिर से एक बार गुयाना जाने के लिए सोचा। हमारा जहाज़ 120 टन का था, उसमें काफ़ी सामान भरा हुआ था। मतलब लेखक जिस जहाज़ से जा रहा था वह 120 टन का था और उसमें काफ़ी सामान भी भरा हुआ था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अचानक समुद्र में तूफान आ गया। हम जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। कुछ दिनों तक तो वो जहाज़ चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अचानक से तूफान आया और लेखक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। तभी जहाज़ में पानी भरने लगा। कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। तेज हवा जहाज़ को पश्चिम की ओर धकेल रही थी। तूफान की जो तेज हवा थी वो जहाज़ को पश्चिम दिशा की ओर धकेल रही थी। जहाज़ उन द्वीपों की ओर बढ़ रहा था जहाँ जंगली लोग रहते थे। इसी बीच जहाज़ समुद्र की रेत में फंस गया। पास वाला टापू हमारे लिए अनजान था। टापू क्या होता है? टापू एक ऐसा स्थल होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। समुद्र में ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिन्हें हम टापू कहते हैं, अर्थात चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। बीच में रेत होती है, मीन्स मिट्टी होती है या बालू होती है, लेकिन वो टापू हो जाता है। मीन्स चारों तरफ से पानी है और बीच में स्थल है। तो पास वाला टापू लेखक के लिए अनजान था। हमें अपनी जान बचाने की फिक्र हो रही थी। हम लोग एक नाव पर सवार हो गए। तूफान का बेग मीन्स तूफान का जो प्रवाह था, इंटेंसिटी थी, वह इंटेंसिटी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। पर किनारे पहुंचना अब भी असंभव प्रतीत होता था। भले ही कम था तूफान का बहाव, लेकिन फिर भी अभी भी किनारे तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था। समुद्री लहरें हमारी नाव के जैसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। इसी बीच एक भयंकर लहर ने हमारी नाव उलट दी। हम सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। एक तेज तूफान की लहर आई और लेखक की नाव को उलट दी। सारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए। इस बड़ी लहर के नीचे मैं दब सा गया। कोई बड़ी ताकत मुझे किनारे की ओर ले आई। सुनसान तट पर एक पेड़ था। मतलब उसी लहर के बहाव में लेखक पानी में तैरता हुआ एक किनारे पर पहुंचा, जहां तट मीन्स समुद्र के किनारे पर एक पेड़ था। उस पर बैठकर लेखक ने रात काटने का निश्चय किया। जब अगले दिन लेखक जागा तो मौसम साफ हो चुका था। समुद्र साफ था। मुझे दूर समुद्र में अपना जहाज खड़ा दिखाई दिया। इस द्वीप पर जिंदा रहने के लिए मैंने जहाज से कुछ सामान लाने का निश्चय किया। मैं तैरकर वहां पहुंचा। द्वीप का मतलब भी क्या होता है? टापू, आइलैंड। आइलैंड मीन्स ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर जिंदा रहने के लिए लेखक ने सोचा कि मैं जहाज़ से जाऊँगा और जहाज़ में जो मेरा सामान रखा है, कुछ सामान मैं ले आऊँगा जिससे मुझे खाने पीने की समस्या नहीं होगी। और लेखक तैरकर वहाँ पहुँचा। जहाज़ पर एक रस्सा लटका हुआ था और उसकी सहायता से लेखक जहाज़ पर चढ़ गया। जब वहाँ खाने का कुछ सामान इकट्ठा किया, लकड़ी के कुछ लट्ठे और तख्ते जोड़कर उनको बांध लिया। इस तरह एक छोटी सी नाव बना ली। उस पर खाने की सामग्री, औजार, हथियार और कपड़े लाद लिए। फिर उसे खींचकर किनारे पर ले आया। मैंने एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर नज़र दौड़ाई। सब तरफ समुद्र फैला था और चट्टानें नज़र आ रही थी। ठीक उसी समय मैंने एक चिड़िया पर गोली चला दी। चारों ओर पक्षियों का स्वर गूंजने लगा। लेखक ने क्या किया? एक चोटी पर चढ़ गया, वहाँ से चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो वहाँ पर उसे चट्टानें दिखाई दे रही थी और उसने एक चिड़िया पर गोली चला दी और उससे बहुत सारी चिड़ियों का शोर सुनाई दिया। और मुझे द्वीप पर आए 13 दिन बीत चुके थे। वहाँ को लेखक के रहते हुए वहाँ पर 13 दिन बीत गए। जहाज अब दिखाई नहीं दे रहा था, शायद बह गया था। लेखक की सबसे बड़ी चिंता नरभक्षी मतलब ऐसे जानवर जो मनुष्य को खा जाते हैं और खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करने की थी। मैंने रहने के लिए तंबू और गुफा दोनों का प्रबंध कर लिया था। लेखक ने तंबू गाड़ लिया और गुफा भी बना ली थी। उसने अपने निवास के आगे लकड़ी के खूंटों और तारों की एक मजबूत दीवार सी बना ली थी। मैंने दरवाज़ा नहीं बनाया था, एक सीढ़ी रखी थी। दीवार लांघने के बाद मैं सीढ़ी उठा लेता था। जहाज से 2 बिल्लियाँ और एक कुत्ता मेरे साथ इस टापू पर आ गए थे। लेखक उस जहाज से 2 बिल्लियाँ और एक कुत्ता पकड़ करके अपने साथ ले आया था। यहाँ आए मुझे 1 साल पूरा हो गया था। उस टापू पर रहते हुए लेखक को 1 साल हो गए और छोटी मोटी टहनियों से उसने कई प्रकार की टोकरियाँ बना ली थी। ये टोकरियाँ अनाज रखने के काम आती थी।
लेखक ने एक तोता पाल लिया था और उसका नाम पॉल था। क्या नाम था तोते का? पॉल। वह मेरा नाम लेकर मुझे बुलाता था। मेरे पास खाना बनाने के बर्तन बहुत कम थे, इसलिए मिट्टी से बर्तन बनाए और उन्हें आग में पका लिए। लेखक ने मिट्टी के बर्तन बनाए जिनको हम पॉटरीज बोलते हैं, और उसने उन पॉटरीज को आग में पका लिया और उसने जंगली बकरियों को भी पालना शुरू कर दिया। एक दिन द्वीप पर उसे किसी व्यक्ति के पाँव के निशान दिखाई दिए, तो लेखक ने सोचा आखिर ये कौन हो सकता है? कहीं ये दैत्य के पाँवों के निशान तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है? यह सोचकर लेखक परेशान हो गया। उसे चिंता सताने लगी कि यदि जंगली लोग मुझे देख लेंगे तो मार डालेंगे। एक दिन समुद्र किनारे घूमते समय एक स्थान पर मैंने मनुष्यों की हड्डियां बिखरी देखी। यहाँ नर बच्चियों ने आग जलाई थी और अपने साथ लाए बंदियों को मार डाला था। इससे लेखक की चिंता और बढ़ गई। एक सुबह उसने तट की ओर आती 5 नावें देखी। नावों में काफ़ी लोग बैठे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को किनारे पर आते देख लेखक डर गया। सोचने लगा यदि उन्होंने आक्रमण कर दिया, मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या मैं अकेले उन सबका सामना कर पाऊंगा? नाव रुक गई। वे लोग उतरे, उन्होंने आग जलाई और नाचना शुरू कर दिया। लेखक यह सब देख रहा था। वे भयंकर मुद्राएं बनाकर नाच रहे थे। उनके साथ कुछ कैदी भी थे। उनमें से एक कैदी मौका पाकर वहां से भाग निकला। वह उसी तरफ भाग रहा था जिधर मेरा घर था। उसके पीछे 2 जंगली और भागे। मैंने उस व्यक्ति की जान बचाने का निश्चय किया। वह जो दास था उसकी जान बचाने का लेखक ने निश्चय किया। जंगलियों ने मुझे नहीं देखा था। मैंने उन दोनों को मार गिराया। भागता हुआ कैदी रुक गया। वह मेरा कृतज्ञ था। कृतज्ञ मीन्स मेरे उसके ऊपर मेरा एहसान था कि मैंने उसकी जान बचाई है। उसने ज़मीन चूमी और मेरा पाँव अपने सिर पर रख दिया। यह मेरे प्रति उसकी वफादारी का सबूत था। कुछ देर बाद मैंने उसे खाने के लिए रोटी और सूखे अंगूरों का गुच्छा दिया और रहने के लिए अपने घर के पास ही प्रबंध कर दिया। काफ़ी समय मेरे साथ रहते रहते वह मेरी भाषा के कुछ शब्द भी बोलना सीख गया। मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया क्योंकि वह इसी दिन मुझे मिला था। क्योंकि दिन कौन सा था? फ्राइडे था, इसलिए लेखक ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। अब हम 1 से 2 हो गए थे। वह मेरी बातें समझने लगा था। मेरी भाषा के कुछ शब्द बोल लेता था। तब मैंने उसे बताया कि मैं इस द्वीप पर कैसे आया था। एक दिन सुबह सुबह फ्राइडे मेरे पास आया। बोला वे आ गए। मैं दूरबीन लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। मतलब लेखक एक दूरबीन लेकर के पहाड़ी की चोटी पर गया और समुद्र की ओर देखा। लगभग 2 मील के फासले पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था। यह इंग्लैंड का जहाज लग रहा था। जहाज के कुछ लोग एक नाव द्वारा किनारे पर चले आए और वह 11 लोग थे। उनमें से 3 व्यक्ति कैदी थे। जब उन कैदियों के आसपास कोई नहीं था तो मैं पेड़ों की ओट में छिपता हुआ उनके पास पहुंचा। अचानक उनसे बोला, आप यहाँ कैसे? उनमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं जहाज का कप्तान हूँ। मेरे नाविकों ने विद्रोह कर दिया है। वे मुझे तथा मेरे इन 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर यहाँ ले आए हैं। मैंने उनको इस मुसीबत से बचाने का भरोसा दिया, अपने बारे में बताया। फिर कप्तान से पूछा कि क्या इस विपदा से छुटकारा पाने के लिए वह मुझे और फ्राइडे को इंग्लैंड वापस ले जाएगा। कप्तान ने वादा कर लिया। लेखक ने उन्हें लड़ने के लिए हथियार दिए। जब एक विद्रोही ने उनके हाथों में बंदूक देखी तो वह अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए चिल्लाया और इसी बीच कप्तान और उसके साथियों ने विद्रोहियों पर गोलियां चला दी। उनमें से एक की मृत्यु हो गई, बाकी जख्मी हो गए। कोई चारा न देख विद्रोहियों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने अपने साथियों को वापस आते ना देखा तो एक नाव में कुछ लोग तट की ओर चले। वे 10 थे। 7 आदमी किनारे पर आ गए, बाकी 3 नाव में बैठे रहे। 7 व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे लेकिन वो हमें देख नहीं पा रहे थे। हम छिपे हुए थे। फ्राइडे और कप्तान के एक साथी को दूसरी तरफ से भेजा ताकि विद्रोही धोखा खा जाएं। वही हुआ। हमने दुश्मन को अलग करके उन पर हमला बोल दिया। अपनी पराजय देख विद्रोहियों में से कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो गए और इसी बीच फ्राइडे व उसका साथी विद्रोहियों की दूसरी टोली को परेशान कर रहे थे।
वे एक पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज़ लगाकर छिप जाते और फिर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज़ लगाते। इसके बाद दौड़कर जंगल में चले जाते। विद्रोही उनका पीछा करते करते बुरी तरह थक गए। हम अंधेरे में बाकी विद्रोहियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमले से वे एकदम घबरा गए। कोई चारा ना देख उन्होंने हथियार डाल दिए। मीन्स उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, जो विद्रोहियों की बची हुई टोली थी। मैंने कप्तान से पूछा, क्या अपने जहाज़ पर जाना चाहोगे? कप्तान ने कहा, हाँ। वह 2 नावों में अपने साथियों के साथ जहाज़ की ओर चल पड़ा। आधी रात के समय वे जहाज़ पर पहुंच गए। उन्हें देख सभी विद्रोही घबरा गए। उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। कप्तान ने 7 बार गोली चलाकर संकेत किया। इसका अर्थ यह था कि कप्तान जीत चुका है। सुबह जब मैं जागा तो कप्तान लौट आया था। मैंने द्वीप से मीन्स उस टापू से विदा ली और कप्तान के साथ जहाज़ पर आ गया। फ्राइडे भी मेरे साथ था। इस तरह 28 वर्ष उस द्वीप पर बिताकर मैं अपने देश की ओर चल दिया। तो बच्चों, देखा यहाँ पर आपने एक लेखक है जिसका नाम डेनियल डेफा है। वो समुद्र की यात्रा करता है। समुद्र की यात्रा में उसने किस तरह से संघर्षों का सामना किया। एक व्यक्ति 28 वर्षों तक निर्जन में अकेले एक टापू में, जहाँ न रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना मकान है, ना तन ढकने के लिए कपड़ा है, वहाँ पर उसने अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया। तो इसीलिए लेखक कहता है कि मानव जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, और यदि हम अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से, आने वाली मुसीबतों से लोहा लेंगे, उनसे निरंतर लड़ने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने जीवन में एक न एक दिन निश्चित है कि जीत को हासिल करेंगे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।